दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामना, और नए वर्ष की शुभकामना इसलिए क्योंकि देखिए गया से चल के आए हैं अमरेंद्र कुमार जी, दिव्य दिनकर के पत्रकार हैं। और देखिए ये गया का जो प्रसिद्ध तिलकुट है ये मेरे लिए लेकर आए हैं, और जब लेकर आए हैं और पत्रकार हैं गया की तो इनसे बात भी होगी। कैसा है अमरेंद्र जी, नया साल कैसा बीत रहा है आपका? बहुत खूबसूरत सर, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई नए वर्ष की। तो आप तो गया का प्रसिद्ध तिलकुट लेकर आए हैं, और तिलकुट जो है हमारे यहाँ जानते ही हैं कि जब खिचड़ी होता है तो खिचड़ी में तिलकुट का बड़ा महत्व है, दही चूड़ा जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सर। तो ये दही चूड़ा के लिए आप तिलकुट लेकर आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और दर्शकों से भी हम कहेंगे कि जो ठंडा का समय होता है इसमें इस तिलकुट का महत्व है, और दही चूड़ा तो के दिन तो जरूर लोग तिलकुट खाता है। जी बिल्कुल। तो आपने लाया, गया में बहुत प्रसिद्ध है, सुने हैं कि गया का तिलकुट जो है वो नामी है दुनिया में। तो क्या खासियत रहती है गया के तिलकुट का? गया का तिलकुट सर, इसकी बनाने की जो शुरुआती परंपरा है वो लगभग तकरीबन 150 साल से 200 साल पुरानी परंपरा है। और इस प्रसिद्ध मगध की जो व्यंजन है तिलकुट के नाम से लोग जानते हैं। ऐसे इसको गजक के रूप में भी जानते हैं लोग, तिलकुट के रूप में भी जानते हैं। इसको बनाने की जो परंपरा विकसित हुई वो टिकारी रियासत से, गया से लगभग तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर एक टिकारी रियासत है। अच्छा अच्छा। तो टिकारी रियासत में ही इस व्यंजन को बनाने की शुरुआत की गई। अच्छा। टिकारी स्टेट के महाराजा जो गोपाल शरण के पूर्वज थे, महाराजा गोपाल शरण के पूर्वज, उन लोगों को ये मिठाई काफ़ी बेहद स्वादिष्ट और बेहद पसंद था। इसलिए उन्होंने बाहर से कारीगरों को बुलवा करके अच्छा अच्छा अपने राज्य में उन कारीगरों को प्रश्रय दिया और दुकानें खुलवाई। दुकानें खुलवाने के बाद वहाँ से टिकारी से इस तिलकुट बनाने की शुरुआत महाराजा गोपाल शरण के पूर्वजों के द्वारा की गई। वैसे इसकी जो चर्चा मिलती है वो बौद्ध साहित्य में भी मिलती है। अच्छा, तिलकुट की। तो बौद्ध साहित्य में तिलकुट को तिलकुट के रूप में नहीं, उसको पलाला के रूप में जाना जाता है। अच्छा, पलाला के रूप में बौद्ध साहित्य में इसकी वर्णन है। तिलकुट की जो वर्णन है वो पलाला के रूप में वर्णन है। अच्छा। और ये बौद्ध साहित्य में भी इसकी चर्चा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब बौद्ध साहित्य में इसकी चर्चा है, भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ी हुई, तो कितनी प्राचीन होगी, तो कितनी प्राचीन होगी। जी जी जी। और इसका जो बेहतर तो कहने का मतलब है कि जो टिकारी महाराज ने जो तिलकुट बनवाया ये उसका आधुनिक रूप मानकर आप चलिए, है ना? जी, ये आधुनिक रूप है। और ये टिकारी से निकल करके, ये व्यंजन जो है टिकारी से निकल करके, ये चूंकि गया में भी महाराजा की काफ़ी सारी उनकी ज़मीनें थी, रियासत थी, तो उन्होंने गया में भी कुछ कारीगर को बुलवा करके, और गया में एक रमना जगह है, तो रमना में इस तिलकुट व्यंजन बनाने की उन्होंने कारीगरों को रख करके शुरुआत करवाया। तो देखिए आपने तिलकुट के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया। दही चूड़ा का जो समय है 15 तारीख को, 15 जनवरी को इस बार है, तो 15 जनवरी को दही चूड़ा जो लोग खाएंगे तो उसके साथ तिलकुट खाएंगे। और दही चूड़ा के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है, इसकी चर्चा है। जी, खरमास समाप्ति शायद उस दिन हो रही है। खरमास समाप्ति के बाद हो रही है। खरमास समाप्ति के बाद बहुत चर्चा है जी। तो गया से, चूंकि आप हैं पत्रकार हैं पेशे से, जानते हैं गया की राजनीति को जी, तो दही चूड़ा के बाद गया की राजनीति, उसके आसपास मगध की राजनीति में कुछ होने वाला है, या बस दही चूड़ा लोग खाएंगे और मस्त हो जाएंगे इसी तिलकुट के साथ? नहीं, देखिए दही चूड़ा के साथ साथ दही चूड़ा तो मकर संक्रांति के दिन खाए जाने वाला एक प्रमुख व्यंजन है। और निश्चित रूप से इसकी राजनीतिक जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें भी चर्चाएं होते रहती हैं। तो वैसे भी देखा जाए तो मकर संक्रांति के बाद मतलब एक उष्णता की शुरुआत होती है, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में उष्णता आती है। तो हो सकता है ये उष्णता राजनीति में भी दिखाई पड़े, तो इसके बारे में कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मान लीजिए कि मगध क्षेत्र की जब बात करते हैं गया और उसके आसपास, तो वहाँ नाम आता है जीतन राम मांझी का, वहाँ नाम आता है प्रेम कुमार का, वहाँ नाम आता है जो सुरेंद्र यादव हैं उनका। तो ये सब लोग जो है वो गया की राजनीति में सक्रिय हैं।
तो जी। क्या लगता है आपको कि किसकी भूमिका बढ़ने वाली है और किसकी भूमिका घटने वाली है मकर संक्रांति के बाद? वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेम कुमार और सुरेंद्र यादव, ये दो ऐसे राजनीतिक इमेज हैं, तो ये इनको अपने पार्टी से लंबे दीर्घकाल तक जुड़ करके रहने वाले नेता के रूप में इनकी छवि रही है। ये लंबे समय तक अपने पार्टी के लिए कार्य करते आए हैं और एक पार्टी के वफादार नेता, कार्यकर्ता, पार्टी के अच्छे संचालक आप कहिए के रूप में ये जाने जाते हैं। लेकिन बात तो अब आती है जीतन राम मांझी की राजनीति के ऊपर। तो जीतन राम मांझी की जो राजनीति रही है, वो राजनीति उनकी समय और काल के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बनते बिगड़ते रही है, बदलते रही है। जिसके साथ रहे उसके साथ हैं भी, उसके साथ नहीं भी हैं। और वो हम समझते हैं कि जीतन राम मांझी जी जो राजनीति करते हैं वो सर्ववाद की राजनीति नहीं बल्कि परिवारवाद की राजनीति पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। और जहां उन्हें लाभ दिखाई पड़ता है अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने में, तो उस जगह पर जीतन राम मांझी अपने हितों को प्रश्रय देते हैं, अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। तो उनकी कई एक मांगे हैं, तो उस मांग को अगर उन्होंने मौजूदा सरकार से, जैसा कि उनकी चल रही है निगोसिएशन, और उस निगोसिएशन में अगर मौजूदा सरकार उनके साथ फिट नहीं बैठती है, तो जीतन राम मांझी हो सकता है कि मकर संक्रांति के बाद अपनी एक अलग दशा दिशा तय करें। राज्यसभा के लिए वो कह भी रहे हैं। तो देखिए क्या होता है वैसे राजनीति में। लेकिन तिलकुट आपने जो लाया है जी, ये जबरदस्त है। और चूंकि दही चूड़ा के दिन हम लोग तिलकुट खाएंगे, निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से। तो इस तिलकुट के बहाने बिहार वासियों को भी हम लोग शुभकामना दे दे कि भाई दही चूड़ा जो है वो आ रहा है, और दही चूड़ा जो 15 तारीख को आएगा तो मस्ती कीजिए, क्योंकि अब तो खरमास खत्म होगा, और जब खरमास खत्म होगा तो नई ऊर्जा का जो है संचार होगा। और इस तिलकुट के साथ हम लोग भी आपके लिए कुछ नया नया लाते रहेंगे। तो धन्यवाद अमरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद सर कि आपने मुझे कुछ तिलकुट के संबंध में कहने का मौका दिया, इस पर प्रकाश डालने का हमें अवसर मिला। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए अमरेंद्र जी तिलकुट लाए थे तो उस पर बात भी हो गई, मगध की राजनीति को भी इसी बहाने हम लोगों ने छू लिया। आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए द देसी अड्डा के साथ। नमस्कार।